वेलकम बैक। एक मरतबा फिर बात करेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी को नया अहल करार दे दिया गया है और एक अहम फैसला आज आया है और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा गया है। यूसुफ रजा गिलानी के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के 16वें वजीर आजम थे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है डॉक्टर फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया स्टार एशिया में बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरह कि आज एक अहम फैसला आया है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये एक तारीखी फैसला है, यानी अदलिया के फैसलों के एतबार से और अवाम के लिए एक लिहाज से ये यौम निजात है, इसलिए कि लोग बेपनाह इस हुकूमत से तंग हैं और इस हुकूमत ने उनके नाक में दम कर रखा है। आम आदमी लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से और फिर मुल्क की सलामती, बका और सालमियत को जो खतरात है, उसकी वजह से इनके बारे में एक दिन भी इनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मरहला बहरहाल ये मुकम्मल हुआ है और इसका ये पहलू खुशाइंद है कि उन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है और अब इस मामले में उनकी तरफ से स्विस अकाउंट के सिलसिले में जो खत लिखने का मामला है उसको पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। ये अहम तरीन बात है और इस फैसले का मंतकी नतीजा यही है कि हुक्मरान अब जिद और अना छोड़ के और करप्शन और बदमनवानी छोड़ के इस तरफ आए कि इस मामले में वो अदलिया और अवाम का साथ दें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह के आपने कहा कि और भी अहम केसेस को निपटाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जानिब से, और अब ये जो आज फैसला किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं। तो अब अपील करने का क्या मकसद है? यानी अगर तो ये है ना जी के फैसले पे अमल दरामद के बावजूद एक अपील का हक तो मौजूद होता है किसी को भी, और हर केस के अंदर ये रखा जाता है कि आप इसमें अपील कर सकते हैं। तो वो 5 साल के लिए नाअहल भी हुए हैं, तो अगर इस मामले में उनकी अपील कहीं कबूल हो जाती है तो उनकी वो नाअहली जो है वो खत्म हो सकती है। तो उसमें बहरहाल एक हक है मौजूद, हर चीज में होता है हक, लेकिन ये इतना क्लियर फैसला है कि अपील जो है उसके बारे में भी पहले से ही वाज़ेह है कि अपील का फैसला भी इनके खिलाफ ही जाएगा। जी अच्छा, आज जैसा कि सदर पाकिस्तान ने इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया है, तो उसमें आप क्या समझते हैं, क्या अहम फैसले मतवक्को हो सकते हैं? मतलब अब तो उन्हें नया लीडर हाउस चुनना है और उस सिलसिले में ही वो इसमें कोई राय बनाएंगे कि जी किस तरह से करें, और फिर इत्तेहादी भी एक किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए कि सिंपल मेजॉरिटी भी उनके पास मौजूद नहीं है और वो मिलजुल कर ही किसी को जो है वो उसमें बना सकते हैं। तो इस में मैं समझता हूँ कि शायद जो दानिशमंदी का रास्ता है वो इख्तियार करेंगे और उसके मुताबिक ये कि किसी करप्ट आदमी को और बदउनवान आदमी को लाने के बजाय अपने दरमियान में से जो निस्बतन कोई थोड़े बहुत कोई बेहतर है फर्द, उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। जी जैसा कि आपने कहा थोड़े बहुत बेहतर है, तो कौन से आपके ख्याल में क्या नाम है उनके? ये वैसे पीपल्स पार्टी में ये के बारे में ये बड़ा मुश्किल सा एक सवाल है कि कौन सा बेहतर है, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि पहले मतलब जो एक जरा करप्शन में ज्यादा जरी और दलेर नहीं है और कुछ थोड़ा बहुत झिझक के ही करप्शन करते हैं, तो वो होंगे इनकी सबों के अंदर कुछ लोग तो मौजूद हैं, तो उनमें से किसी को भी ये ला सकते हैं। अच्छा फरीद पराचा साहब, ये भी बताएगा जैसा कि क्या आईनी तौर पर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म कर सकती है? कतई नहीं कर सकती, ये बिल्कुल एक गलत मफरूजा है। पार्लियामेंट जो है ना जी वो कानून साजी का उसको एक हक है, लेकिन वो हक नहीं है। वो आईन के दायरे के अंदर ही वो कर सकती है और आईन की जो बुनियादी रूह है, 4 चीजें हैं जो आईन की बुनियादी रूह है, उनको वो किसी सूरत भी कोई कानून उसके बरक्स है, यानी इस्लाम है, पाकिस्तान जमहूरियत, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का है, वफाकियत है और अदलिया है, इनके बारे में हमेशा ये कहा गया जितने भी अदालती फैसले आए हैं कि इनके बारे में कोई कानून साजी जो है वो आईन से मावरा नहीं की जा सकती। इनकी कानून साजी जब भी होगी तो वो आईन के दायरे के अंदर होगी, उससे बाहर नहीं होगी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इस फैसले की रोशनी में सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो असेंबलियां खत्म करके नए इलेक्शन कराएं और अबूरी हुकूमत कायम करें? नहीं, यानी ये इख्तियार इस माने के अंदर तो कोई नहीं हासिल है कि वो इसको असेंबलियां जो है वो उस तरह से डिजॉल्व कर सके जैसे पहले एक खुला 8वीं तरमीम के तहत एक खुला इख्तियार मौजूद था, लेकिन उसके रास्ते मौजूद है। यानी यह है ना जी कि जी अगर जो भी नया वजीर आजम बनता है वो रिवाइज करता है और उस पर उसको तोड़ दिया जाता है तो वो हो सकता है, बल्कि ये कि सदर को भी अपना जो है वो मुतबादल देना चाहिए, इसलिए कि असल मुतनाज़े तो खुद सदर है और उसका हल आइन में मौजूद है कि चेयरमैन सेनेट या असेंबली स्पीकर जो है वो सदर बन सकता है, कोई आइनी खला नहीं रहेगा। और जरदारी साहब को खुद ये चाहिए कि जी वो अपना ओहदा खाली करके तो यहाँ इस बहरान को भी दूर करें कि उनकी वजह से ही तो ये सारे बहरान पैदा हो रहे हैं। ये वजीर आजम का भी जाना खुद उनकी वजह से है और उसके पास ये कि खुद ये कहे कि मैं यानी स्विस बैंक को अगर कोई खत लिखा जाता है तो मैं उसमें कोई रुकावट जो है वो नहीं हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरीद पराचा साहब रहनुमा जमात इस्लामी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये जो आज फैसला आया ये यौम निजात है, एक तरह का कौम को अच्छा एक उम्मीद पैदा हुई है कि करप्शन और ये इस तरह जो बहरान हैं उनसे निजात मिल सकती है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आइनी तौर पर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ख़त्म कर सकती है तो उनका ये कहना था कि नहीं कर सकती। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उनके कैरियर के हवाले से बात करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म थे और वो उनके सियासी कैरियर का आगाज जो है वो ज़्यादा दौर में हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रुकन के तौर पर भी वो रहे हैं। और 1985 की बात की जाए तो उसमें वो गैर जमाती इंतखाबात में पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन बने हैं। जल्द ही मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफात के बाइस उन्होंने अपनी सियासी वफादारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम कर दी और 1998 के इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और बेनज़ीर भुट्टो की काबीना में पहले वज़ीर सियाहत और फिर वज़ीर हाउसिंग भी रहे हैं। उन्होंने 1990 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया और 1993 के इंतखाबात में एक मरतबा फिर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और वो 1993 से 97 तक स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। उनकी जिंदगी का बदतरीन दौर 11 फरवरी 2001 को शुरू हुआ जब वो मुशर्रफ दौर में नैब के अहकामात पर उन्हें करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 5 साल से जायद अरसा कैद में गुजारा और इस दौरान उन पर सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए हर किस्म का दबाव डाला गया, मगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा और उन्होंने 7 अक्टूबर 2006 को रिहा कर दिया गया है। और 2008 के आम इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए पीपल्स पार्टी ने 22 मार्च को उन्हें वज़ीर आज़म नामजद किया था। और आज जैसा कि आज जो उनकी नाअहली का फैसला आया है और 5 साल तक वो वज़ीर आज़म रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक फैज़ खोखर साहब, सीनियर नायब सदर हैं और लाहौर बार के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी बहुत शुक्रिया स्टार एशिया में बात करने के लिए। आज जो अहम फैसला आया है यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने के बारे में और ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन जारी करे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी मैं समझता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की को तहफ़्फ़ुज़ कर देती है और उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो अवाम का, लोगों का अपनी कोर्ट्स के ऊपर हमेशा एतमाद रहा है और हमें उनकी इस फैसले के ऊपर पूरा एतमाद है। जी, और इसके अलावा ये भी बताइएगा जैसे कि 30 दिन के अंदर ये भी कहा गया है कि वो अपील कर सकते हैं, तो अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो अपील का क्या मकसद है? अगर वो अपील करते भी हैं तो क्या फैसला आ सकता है? जी अपील तो करें तो फिर उसकी ग्राउंड्स देखनी पड़ेंगी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई इस बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं है। जी अच्छा फैज साहब, ये भी बताइएगा कि क्या सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के इस फैसले को खत्म कर सकते हैं? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें अल्टीमेट जो रिस्ट्रिक्शन रखती है, उसमें एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक इदारा है,
تو اس کے اوپر صدر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کو تحفظ دیتی ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بندہ جو وکٹمائز ہو جائے، جو سزا یافتہ ہو جائے، وہ پھر اس عہدے کے لیے ہمیشہ کے لیے نائن ہو جاتا ہے. اس میں صدر کے کسی ریفرنس یا ان کا یہ اختیار نہیں ہے. جی اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ کیا آئینی طور پر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ختم کر سکتی ہے؟ جی، اس میں فل بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر اگر آ جائے تو پھر اس کے اوپر وہ نظر ثانی وغیرہ کر سکتی ہے، ادروائز نہیں. جی کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے. اچھا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے آج ایک اہم کیس کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا قوم امید کر سکتی ہے کہ نیکسٹ جو اہم کیسز سپریم کورٹ میں موجود ہے، جیسا کہ اصغر علی خان کا کیس، تو کیا ان کے بھی فیصلے جلد متوقع ہو سکتے ہیں جس طرح یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ جلدی سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور جلد سے جلد وہ تمام جو قومی نوعیت کے فیصلے ہیں ان کو جلدی ان کا شیڈول ہے کہ جس کو ختم کیا جائے جی، اور جلدی فیصلے دیے جائیں جس سے قوم کو فائدہ ہو. جی بہت شکریہ. ملک فیض کھوکر سینئر نائب صدر لاہور بار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ قوم جو ہے امید کر سکتی ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے، اور یہ بھی اور بھی اہم فیصلے پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور جو پینڈنگ کیسز ہے ان کے بھی فیصلے جلد آنے چاہیے. قوم ان کی بھی منتظر ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو سپریم کورٹ میں جیسا کہ ماحول رہا ہے اس میں اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ججز موجود تھے جن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ قرارداد اس لیے منظور کی گئی ہے کہ 7 رکنی بینچ نے جس طرح غیر قانونی آرڈر پاس کیا ہے، اور اٹارنی جنرل نے اس پر یہ بھی کہا ہے کہ عدالت سپیکر کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے تو پارلیمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے بھی اس پر ریمارکس دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں اور عدلیہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، اور قوم بھی امید کرتی ہے کہ عدلیہ اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی رہے. اور جس طرح کہ آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کرنے کا کہا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے درخواست گزار کے وکیل اے کے ڈوگر کو دلائل دینے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اعتزاز احسن کا اعتراض ہے کہ درخواست گزاروں کا بنیادی حق متاثر نہیں ہوا ہے، اس پر ان کا کیا موقف ہے. جسٹس خلجی عارف بھی وہاں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی فرد غلط یا صحیح طور پر رکن اسمبلی رہتا ہے تو آپ کو کون سا حق متاثر ہوتا ہے. اس پر اے کے ڈوگر نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے آزاد عدلیہ ہر شہری کا حق ہے اور ان کا یہ حق متاثر ہوا ہے. جسٹس جواد خواجہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی ریمارکس دیے کہ ہر بنیادی حق کا نفاذ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ ججز یہاں بیٹھیں اور وزیر اعظم وہاں، ہم سب عوام کے تنخواہ دار ہیں. اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جیسا کہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور سیاسی کیریئر کا آغاز انہوں نے ضیاء دور میں کیا، اور پاکستان مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے رکن بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 1985 میں وہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بنے، اور اس کے علاوہ بعد میں جب 1988 کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں پہلے وزیر سیاحت اور پھر وزیر ہاؤسنگ بھی رہے ہیں. اور مشرف دور میں بھی ان پر کرپشن کے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں ملٹری پولیس لے گئی اور گرفتار کیا گیا اور 5 سال سے زائد عرصہ قید میں گزارا، لیکن اس کے بعد 2008 کے عام انتخابات میں وہ وزیر اعظم نامزد ہوئے اور آج ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اور ابھی جیسا کہ ہم نے ٹاپ سٹوری میں بات کی کہ ایڈمرل ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب سے سینئر رہنما تحریک انصاف اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور ملک فیض کھوکر صاحب سینئر نائب صدر لاہور بار کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور دیکھا جائے تو جیسا کہ آج فیصلہ آیا وزیر اعظم، اب نیا یہی دیکھنا ہے کہ نیا وزیر اعظم کون آتا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، لیکن عوام جو ہے اس کو ریلیف چاہیے. جیسا کہ ملک میں مختلف بحران چلے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ملک میں جو کرپشن چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، بجلی کے بحران ہے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ٹاپ سٹوری سے اس وقت اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.